और बड़ी खबर है, संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। पीएम मोदी की बैठक में 3 बड़े मंत्री मौजूद हैं और ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। सीधे मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, इस बैठक के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, इस समय संसद भवन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की एक बैठक चल रही है। और एक ऐसे समय में जब संसद के दोनों सदनों में किसानों के मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग का होना यहाँ पर ये निश्चित तौर पर। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो बैठक अब खत्म हो गई है। जो प्रधानमंत्री वो बैठक कर रहे थे गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कृषि मंत्री के साथ, वो बैठक अब खत्म हो गई है। करीब 15-20 मिनट की ये बैठक हुई थी और उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया इसके बारे में अभी फिलहाल हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन यही उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों के मुद्दे पर, कृषि बिल को लेकर आगे की जो सरकार की रणनीति होगी संसद में भी और संसद के बाहर भी, उसको लेकर एक चर्चा हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है दिल्ली के हालात के बारे में भी और किसानों के मुद्दे पर जो संसद। ठीक है मनीष आऊंगा आपके पास आऊंगा। देखिए, लोकसभा की सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और वहां पर एक बार फिर हंगामा हो रहा है। सर, मैं तस्वीरें लोकसभा से आ रही हैं। सस्पेंशन करने के लिए सर मैं विनती करता हूं कि सर मेरा ये नोटिस पे और आप थोड़ा गौर करें और हमें ये सहमति दिया जाए कि हम सबसे पहले ये किसान की मुद्दे हम उठा सके। सर, देश की छवि बाहर में बड़ी खराब हो रहे हैं सर। हमारे यहाँ लगता है कि ब्रिटिश की हुकूमत आ गए सर। किसान के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हो रहे हैं वो बयान नहीं किया जा सकता। तो इसी को मद्देनजर हम सब बड़े परेशान हैं सर। सारे दुनिया की कोने से सर हमारे खिलाफ आज आवाज उठ रही है। हमारे देश की छवि को सर धूमिल कर रहे हैं। आप नियम प्रक्रिया का बताएं। प्रश्नकाल सभी मान्य सदस्यों का एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है और मेरा प्रयास होता है कि प्रश्नकाल चले ताकि माननीय सदस्य जनता की भावनाओं अभिव्यक्ति को वहां रख सकें और कार्यपालिका पर जवाबदेही निश्चित कर सकें। कुछ माननीय सदस्यों को बहुत चुप, एक बात सदन में कुछ माननीय सदस्य संसदीय मर्यादाओं का बहुत उल्लंघन करते हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को आग्रह कर रहा हूं कि संसद की मर्यादा को बनाए रखें और बार बार संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो मुझे अनुशासन की ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, प्रश्न संख्या 21 श्री नव कुमार जी, माननीय मंत्री जी। सर, उत्तर माननीय सदस्य संसद की मर्यादा को बनाए रखें। ये संसद देश के लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च संस्था है, उसकी मर्यादा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें और जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं उस विषय पर चर्चा करिए। हम आपकी चर्चा करने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, लेकिन आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। सभा की कार्रवाई 4:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, 4:30 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार किसानों के मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं। कड़ी चेतावनी देते हुए यहां पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अगर आप लोग संसद की गरिमा का ख्याल नहीं रखेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मुझे कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।
और लोकसभा स्पीकर ने कहा कि मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि गरिमा का ख्याल रखिए। मेरी कोशिश है कि सबको मौका मिले और जो आप मुद्दा उठाना चाहते हैं आप उठाएं, लेकिन संसदीय मूल्यों का ख्याल रखते हुए 4:30 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जहां आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को सस्पेंड किया गया दिन भर की कार्रवाई के लिए, क्योंकि वो भी बहुत हंगामा कर रहे थे, संजय सिंह सहित। तो देखिए, लगातार विपक्षी सांसद सरकार को घेरने के लिए संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर तो हम लगातार आपको बने रहेंगे। प्रधानमंत्री की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, उस बारे में भी आपको जानकारी हम दे रहे थे। लेकिन आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि बेंगलुरु में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया जा रहा है। और इसी पर बात करते हैं। भारत का दम आज पूरी दुनिया देख रही है। भारत के एयर पावर को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है, और वो हम आपको आगे जैसे जैसे बताएंगे आपको समझ में आएगा। तेजस समेत कई स्वदेशी एयरक्राफ्ट इस बार एयर शो में शामिल किए गए हैं, और चीन और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई देशों की न केवल नजर है भारत के एयर शो पर, बल्कि जो भारत के दुश्मन हैं उनको भारत की ताकत का अंदाजा भी हो रहा है। और यही सबसे बड़ी ताकत है भारत की, कि भारत अब घर में ही ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट बना रहा है, और न केवल बना रहा है बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और आज इसी एरो शो के दौरान भारत को 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऑर्डर भी मिले हैं, जो बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। देखिए, 83 तेजस जेट के लिए करार किया गया, जो हम आपको बता रहे थे। 5 तस्वीरें देखिए, और यह बताता है कि भारत किस तरह से दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर धरती हो या आसमान, हर जगह चलने के लिए तैयार है। सुखोई 30 MKI को आप देख सकते हैं, जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। वायुवीरों का दमखम देखिए आप, जो किस तरह से बड़े विमानों को उड़ाने का दम रखते हैं। अमेरिकी बॉम्बर B-1B जिसने तेजस के साथ उड़ान भरी है, और ये अमेरिकी बॉम्बर अपने आप में जैसे समुद्र में व्हेल मछली हो ऐसा लगता है, और ये परमाणु बम तक गिरा सकता है। पेलोड बहुत हैवी होता है इसका, और इसने बेंगलुरु में हो रहे एयर शो में अपना दमखम दिखाया है। और आप देखिए, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो भारत में बन रहे हैं अब, सारंग हेलीकॉप्टर को आप देख सकते हैं, ये भारत का दम है। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, और ये भारत के 6 वायुवीरों को देखिए। राफेल विमान जिससे दुनिया कांपती है, लगातार भारत आ रहे हैं। ये 36 विमानों का जो फ्रांस के साथ करार हुआ है, 11 राफेल विमान भारत आ चुके हैं। तेजस जो भारत में ही बन रहा है, इस बार जो 26 जनवरी को परेड हुई थी उसमें वायुसेना की तरफ से दिखाया गया था, DRDO की मदद से इसको बनाया जा रहा है। C-17 ग्लोबमास्टर युद्ध के समय बहुत अहम हो जाता है। ये सूर्य किरण विमान, हॉकआई, STT-40 ट्रेनर, ये सारे विमान आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखिए, दुनिया समझ रही है कि भारत अब कैसे एयर पावर न केवल बन चुका है, बल्कि दुनिया भर के कई देश अब भारत से ये विमान खरीदना या ये हथियार खरीदना चाहते हैं। आइए एक और बड़ी खबर आपको बताएं। दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एरो इंडिया शो में दुनिया के सामने इसकी ताकत दिखाई गई है। इस मिसाइल की पूरी दुनिया में कोई काट नहीं है। एरो शो में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है। 26 जनवरी को राजपथ पर भी हमने देखा था। नए दौर में तटीय सुरक्षा में इसका अहम रोल है, और न केवल तटीय, ये भारत की तीनों सेनाओं के पास है मिसाइल। आर्मी के पास है, नेवी के पास है, और एयरफोर्स के पास भी है। ये तीनों सेनाएं इस मिसाइल को रखती हैं, और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी काट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर को एक और मजबूती देती है, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कहा गया है कि उसको लगातार भारत इस रेंज पे ला देगा कि उसकी जद में कई ऐसे मुल्क भी आ जाएंगे जो हमारी देश की सुरक्षाओं पर या फिर सीमाओं पर लगातार नजरें बनाए रहते हैं। आप सही ठीक समझे, पाकिस्तान और चीन को लेकर कहा जाता है। हालांकि अभी इसका जो वेरिएंट है वो 400 किलोमीटर का इसका जो ब्रह्मोस सुपर जो इसका एयर वर्जन है, इसके अलावा इसके जो नेवल वर्जन है, और इसके अलावा लैंड भी। लेकिन आज क्या कुछ है इस पर जानने के लिए सर हमारे साथ चीफ मैनेजर भी हैं जो इस पूरे लैंड वर्जन को देखते हैं। सर, अभी इसका व्हाट आर दी स्पेसिफिकेशन अबाउट दिस लैंड वर्जन, व्हाट आर दी डायमेंशंस यू कैन स्पीक अबाउट दिस लैंड वर्जन? दिस इज ये मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर है। ये तीन ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। ओके। एंड ये इट इज केपेबल ऑफ फायरिंग द ब्रह्मोस मिसाइल विद अ गैप ऑफ 2.5 to 4 seconds, वन आफ्टर द अदर। 4 सेकंड में, हर 4 सेकंड में एक मिसाइल को फायर कर सकता है। एंड इसको इसीलिए हम मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर बोलते हैं,
कि एक सिंगल वेपन सिस्टम है, वो फॉर्मेट में जाके अपना पूरा कार्रवाई कंप्लीट कर सकता है। मतलब कैरिंग द मिसाइल से लेके वो पूरा प्लानिंग करके एंड डिप्लॉय करके वो टारगेट पे लॉन्च करके आ सकता है। सिंगल व्हीकल सिस्टम, एक व्हीकल चला गया तो इट कैन कंप्लीट द कंप्लीट लॉन्च ऑपरेशंस। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसे लॉन्चर्स को, ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार। अब इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूं, 15,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से इस लॉन्चर्स को ले जाया जा सकता है। 4 सेकंड में एक मिसाइल को लगातार दागा जा सकता है, यानी 4 सेकंड के गैप में दूसरी मिसाइल को दागा जा सकता है। और यही कुछ क्षमताएं हैं जो एयर इंडिया के अंदर दिखाई गई हैं। लगातार ये इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि ना सिर्फ भारत अपने आप को आर्थिक रूप से किस तरीके से मजबूत करेगा इनके एक्सपोर्ट के बाद, बल्कि अपने आप को रक्षा क्षेत्र में भी कैसे ऑलरेडी या पहले से मजबूत कर चुका है ब्रह्मोस तेजस के आ जाने के बाद। यही है एरो इंडिया का थीम या फिर एरो इंडिया के मेन दृश्य जो हम आप तक सीधे बेंगलुरु से पहुंचा रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या इस तरीके से, किस तरीके से हमारी क्षमताएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, तो सुमित बिल्कुल वही बात बता रहे थे जो लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्वदेशी इस बार की जो थीम है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत अपने पैरों पर रक्षा उपकरणों के मामले में और रक्षा उत्पादन के मामले में खड़ा हो रहा है, जो दुनिया के बहुत चुनिंदा देश ही इस मामले में आगे दिखते हैं। एक और बड़ी खबर, पहले के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से तैयार होगा तेजस। बेंगलुरु में तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम है ये, क्योंकि अगर तेजस भारत में बन रहा है और जिस तरह से आज 83 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला है और दुनिया जिस तरह से तेजस का दम देख रही है, वो बताता है कि कैसे भारत आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम उठाता हुआ। एक और बड़ी खबर, एरो इंडिया शो में तेजस का शानदार प्रदर्शन और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की धमक। आपको हम सुमित चौधरी की बेंगलुरु से ये स्पेशल और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। एरो इंडिया 2021 में ना सिर्फ सुखोई राफेल बल्कि तेजस का आपको जलवा नजर आएगा, बल्कि ये भी कि कैसे भारत हाइब्रिड एरो इंडिया कराने में सक्षम रहा। आज अगर आप बेंगलुरु के इस पूरे एयर स्पेस में देख रहे हो तो आपको इसी तरीके की गरजराहट सुनाई देगी, जो ना सिर्फ तेजस बल्कि राफेल और दूसरे विमानों की, सुखोई की साफ तौर पर दिखाई नजर आएगी। दूसरी तरफ उसके अलावा भारत की क्षमताएं, यानी जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जो HAL द्वारा निर्मित है, वो भी नजर आए। और उसके दूसरी तरफ थे मल्टीपर्पज जो हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट हेलीकॉप्टर्स, वो भी जो पूरी तरीके से स्वदेशी, यानी आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से मजबूती दी जाए, ये एरो इंडिया का मूलभूत उद्देश्य है। और इसके साथ साथ सामने एक इंपॉर्टेंट तस्वीर सिरे से, यानी लाइन से खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं तेजस विमान, जो भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल है 18 स्क्वाड्रन में और इस बार फ्लाई पास का हिस्सा भी रहे, यानी ये डिस्प्ले का। और इसी सभी चीजों के साथ आज पहले दिन की शुरुआत की गई और इस पहले दिन में 40 एयरक्राफ्ट्स ने एयर डिस्प्ले में हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिका के बॉम्बर भी शामिल थे, यानी B-1B बॉम्बर जो अमेरिका की खास तौर पर रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, यानी वो रीढ़ की हड्डी जिस पर उनकी पूरी बॉम्बर स्क्वाड्रन पूरी तरीके से रिलाय करती है या बेस होती है। और ये सारी तस्वीरें आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं बेंगलुरु से सीधे यहाँ से, ताकि आप ये समझ सकते हैं कि भारत ने अपनी क्षमताओं को किस तरीके से तैयार किया या फिर अपनी क्षमताओं को कैसे और आगे बढ़ा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, बेंगलुरु। और ये तस्वीरें देख के हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि देखिए कैसे भारत अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है रक्षा उत्पादन के मामले में। जल्दी से तेजस के बारे में और आपको बताते हैं कि तेजस के तेज से कैसे भौचक्के रह गए हैं चीन और पाकिस्तान। तेजस ने कैसे इन लोगों की नींद उड़ा दी है, आप समझिए। मलेशिया और गल्फ कंट्री तेजस लेने के इच्छुक हैं। बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको, देखिए मलेशिया और गल्फ कंट्री तेजस लेने के इच्छुक हैं। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें कोई बात है, कुछ तो है जो दूसरे विमानों से इसको अलग करता है। भारत एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार है और एयरफोर्स को भी जल्द मिलेगा तेजस। तो भारत न केवल अपनी एयरफोर्स को बल्कि दुनिया की कई एयरफोर्स को यह विमान सौंपेगा। बालाकोट से ज्यादा बड़ी स्ट्राइक करने की ताकत है इस तेजस विमान में और चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट वेंचर में
बने JF-17 से हाईटेक है और कहीं उम्दा है, कहीं ज्यादा बेहतर है, जिसकी ताकत आज बेंगलुरु के आसमान में दिख रही है। तेजस के आने से 4 स्क्वाड्रन में इजाफा होगा। फिलहाल 2 स्क्वाड्रन है, 4 स्क्वाड्रन और बढ़ जाएंगी तेजस के आने से। 83 नए तेजस के शामिल होने के बाद ये बढ़कर 6 हो जाएंगे और ये बहुत बड़ी बात है। 83 एयरक्राफ्ट आने से अगले 8-9 साल में पूरा सिस्टम बदल जाएगा। भारत की एयरफोर्स जितनी ताकतवर है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। MK-1A वेरिएंट में 50% की बजाय 60% स्वदेशी उपकरण और तकनीक है। देखिए, लगातार इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है, जो भारत का डेवलपमेंट सिस्टम है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इंडियन एयरफोर्स फ्लीट की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है और क्योंकि भारत में बन रहा है इसलिए टेक्नोलॉजी भी हमारी है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक तो सुमित चौधरी, जिनको आप देख रहे थे बेंगलुरु से, तो हमारे साथ लगातार जुड़े ही हुए हैं। उसके अलावा मेरे साथ इस पर आप बात करने के लिए देख सकते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। एयर मार्शल RC वाजपेयी साहब हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जावेद गफ्फारी हैं, जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और UK देवनाथ साहब, ग्रुप कैप्टन, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं अनिल सर। सर, क्योंकि आप समझते हैं कि कितनी बड़ी ताकत होती है किसी भी देश की एयरफोर्स, और उस एयरफोर्स के पास अगर खुद के बने हुए इतने बेहतर विमान हो, इतने बेहतर एयरक्राफ्ट हो, तो क्या जहन में आता है सर? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, कुछ चीजें बताना चाहता हूं आत्मनिर्भरता के बारे में। दो बहुत बड़ी घटना हुई कल और आज के अंदर। सबसे पहले कि एक जो सेकंड असेंबली लाइन है LCA के लिए, वो रक्षा मंत्री ने उसका उद्घाटन किया। देखिए, आज तक हम 8 से लेके 12 LCA जहाज हर साल बना रहे थे, मगर इससे एक और लाइन आने से डबल हो जाएगा, यानी कि हम 16 से लेके 20 जहाज बना पाएंगे। वो एक बहुत बड़ा जंप है और सो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। दूसरी बड़ी बात हुई है कि 83 एयरक्राफ्ट यानी कि 10 ट्रेनर्स और 73 सिंगल सीटर्स का ऑर्डर प्लेस हो गया है। जैसे HAL ने बताया है कि 3 साल के अंदर पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाएगा और आने वाले उसके 6 साल के बाद सारे के सारे 83 जहाज डिलीवर हो जाएंगे। LCA Mark 1 ये जो है एक बिग जंप है टेक्नोलॉजी में कंपेयर टू, बिग जंप है टेक्नोलॉजी में। बड़ी बात कही आपने सर, इसी बात को आगे लेकर जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत पर आगे और बात करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बिग जंप है भारत की टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता में भी। और वाजपेयी सर, आपको क्या लगता है, जब हम अपने देश में इतना शानदार एयरक्राफ्ट बना रहे हैं तो इसका क्या मैसेज जाता है दुनिया भर में? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के विषय में। हमने पहले HF-24 डेवलप किया था 1960 में, और उसके पश्चात ये दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको हमने डेवलप किया है। एक बहुत बड़ा संदेश जाता है क्योंकि ये एक मॉडर्न 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और देखिए, इसमें 3 चीज़ें जो मुख्य हैं। पहली तो मशीन, दूसरा फिर उसके अंदर जो हमारा पायलट है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और तीसरा उसके अंदर जो एम्यूनिशन है, वेपन्स हैं। हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं कि जो हर तरह की मार कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर, बम छोड़ सकते हैं, मिसाइल छोड़ सकते हैं, रॉकेट छोड़ सकते हैं, इस प्रकार। अच्छा, और दूसरा ये हमारे स्वदेश निर्मित जो वेपन्स हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ पर कि कैसे भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुमित, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पाकिस्तान चलते हैं। जावेद गफ्फारी, क्या लगता है जब आप देखते हैं भारत के पास इस तरह के विमान हैं, भारत के पास इस तरह के एयरक्राफ्ट हैं, आज तारीफ तो करेंगे, मन तो कर रहा होगा? मन तो हर किसी का करता है, आपका कभी किया है? आपका भी करना चाहिए। लेकिन मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त फ्लाइट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, और पाकिस्तान के पास ऐसी आर्मी है जो अभिनंदन जैसे को बड़ा पकड़ती है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरलाइंस, पाकिस्तान के पायलट्स, मैं पूरी पोल खोलूंगा अभी। यूएन तक ने अपने एम्प्लॉयज को कह दिया कि पाकिस्तान रजिस्टर्ड एयरलाइंस में ना चलो। लेकिन तेजस की खूबी की बात कर रहा हूं मैं, JF-17 का आपसे कंपैरिजन भी करके दिखा दूंगा, JF-17 का कंपैरिजन भी करके दिखा दूंगा। की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए, मैंने बड़े अच्छे नोट पे बात की थी। अगर पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज है, क्यों नहीं तारीफ होगी? लाइए तो कोई अच्छी चीज। चीन के साथ कबाड़ बना रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि चीन के भारत की तारीफ करें, क्राक्रम की तारीफ। बड़ा दिल रखो जावेद गफ्फारी भाई, बड़ा दिल रखो। आज अमेरिकी बॉम्बर भारत के तेजस के साथ उड़ान भर रहा है। अमेरिकी बॉम्बर जो कहीं भी बॉम्ब गिरा दे तो आसपास का 25-30 किलोमीटर का एरिया खत्म हो जाए।
मैं आता हूं आपके पास, तेजस की तेज, हम तेजस का तेज दिखाते हैं। आता हूं जावेद गफारी आपके पास, अच्छी बात कर रहे हैं आप। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता है तेजस की, 50,000 फीट पर। देखिए 2300 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है, 2300 किलोमीटर तक स्पीड, 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्वनि की रफ्तार से 1.5 गुना तेज स्पीड है इसकी। वजन दुनिया का सबसे हल्का फाइटर जेट है और इस वजह से यह बहुत ज्यादा मात्रा में मिसाइल्स और दूसरे एमुनिशन लेकर कैरी कर सकता है, क्योंकि इसका अपना खुद का वजन बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 6560 किलो का वजन है इसका। ताकत बताते हैं आपको, लेजर गाइडेड मिसाइल, इजराइल के रडार से लैस है ये। सबसे बड़ी खूबी क्या है, 60% स्वदेशी है, यानी लगभग पूरी तरह से भारत में इसको बनाया गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बताएं, एरो शो में 55 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। 55 देशों के अधिकारी, सर्विस चीफ और प्रतिनिधि इस एरो शो में हिस्सा ले रहे हैं। 80 विदेशी कंपनियां हैं, 540 एग्जीबिटर्स हैं जो इस शो में शामिल हैं। और सबसे ज्यादा जोर क्या है, रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर सबसे ज्यादा जोर है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए दुनिया भारत की एयर पावर को न केवल सलाम कर रही है, बल्कि दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अब अपने दम पर रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि कैसे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है इस एरो शो में शामिल भारत के ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट। तो बेंगलुरु एयर शो हाई एल्टीट्यूड पर मुकाबले के लिए भारत का कौन सा इक्विपमेंट है, और बेंगलुरु शो में जिसको दिखाया गया है, आइए दिखाते हैं। सुमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए। अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भारत को कई चुनौतियों का सामना करना, और इस समय कई चुनौतियां ऐसी हैं जो हमारे बॉर्डर्स पर खड़ी हुई हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड की पर चुनौतियां। लेकिन ये सर्विलेंस इक्विपमेंट हमारी उस चुनौती को मुकाबला करने के लिए या फिर उनको पूरा करने के लिए बहुत कारगर होगा, जिसको पूरी तरीके से हमारे खुद भारत की कंपनीज ने डेवलप किया है। रंजिता हमारे साथ है। मैं आपसे अगर पूछूं खासतौर पे हिली टेरेन्स के अंदर या फिर किस तरीके से सर्विलेंस ये करता है? हाँ, सो ये पूरा ऑटोनॉमस है, इसका 6 व्हील ड्राइव है और ये पूरा इलेक्ट्रिक है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये फुली इलेक्ट्रिक है, तो मतलब इस पे पेट्रोल या डीजल की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। क्योंकि ये ऑटोनॉमस है और ये ड्राइव बाय वायर से चलती है, ये कहीं भी चल सकती है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है और इंजीनियरिंग है वो ऐसे बना है कि मतलब वो हिली टेरेन्स पे इजीली चढ़ जाती है। 20 डिग्रीज के लिए डिज़ाइन है। ये इक्विपमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मानिए कि आप लद्दाख के इलाकों में हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड टेरेन में हैं, जहाँ पर आपके जवान लगातार पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं जा सकते या फिर आपको लगातार वहाँ का सर्विलेंस करना है, देखना है, तो ये इक्विपमेंट आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह कि सर्विलेंस इस इक्विपमेंट के ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो ऑटोमेटिक मशीन्स थी जो लगातार डेवलप DRDO की तरफ से की जा रही थी, उनको भी इस पर प्लेस किया जा सकता है। और ये कुछ नई तकनीक है जो हमारे नए भारत के लिए या फिर हमारी सर्विलेंस के लिए या हमारी गार्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगी। करीबन कई घंटों तक ये इसी तरीके से ये सर्विलेंस कर सकता है और इसको किसी मैन की या फिर किसी भी आदमी की, इंसान की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इससे ना सिर्फ सर्विलेंस किया जा सकता है बल्कि देखा जा सकता है, बल्कि इससे पेट्रोलिंग भी करवाई जा सकती है, वो भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज में। तो देखिए लगातार रक्षा के क्षेत्र में भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी एक और नज़ीर आपके सामने सुमित पेश करते हुए सुमित के पास जाएंगे। लेकिन जल्दी से आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए और जानकारी दें, उसके बाद सुमित हमारे साथ बेंगलुरु से उसी जगह से जुड़े हुए हैं जहां पर एरो शो चल रहा है, सीधे उनके पास जाएंगे। एरो शो का आगाज, दुनिया देख रही है भारत की ताकत। 2 साल में होने वाला ये शो एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है जो 3 तारीख यानी आज से शुरू हुआ है और 5 फरवरी तक चलेगा। शो के जरिए दुनिया में डिफेंस एविएशन में आई नई तकनीक का वहां पर की नुमाइश की जाती है। दुनिया भर को बताया जाता है कि कैसे अब डिफेंस के मामले में, एयर डिफेंस के मामले में भारत आगे बढ़ रहा है और दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर बिल्कुल तैयार है। कोविड-19 की वजह से आम लोगों की एंट्री तो नहीं है, लेकिन वर्चुअली इसको देखा जा सकता है। शो में भारत स्वदेशी तकनीक से तैयार विमानों की नुमाइश कर रहा है और एरो इंडिया में 55 से अधिक देशों के अधिकारी हैं, सर्विस चीफ हैं, प्रतिनिधि हैं और कुछ रक्षा मंत्री तक शामिल हैं। 80 विदेशी कंपनियों समेत 540 एग्जीबिटर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए 80 कंपनियां, 540 एग्जीबिटर्स, देश विदेश की करीब 600 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और 203 कंपनियां अपने हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामान को वर्चुअली यहां पर एग्जिबिट कर रहे हैं। सीधे सुमित के पास चलते हैं। सुमित, वाकई जहां पर आप खड़े हैं आपसे रश्क हो रहा है क्योंकि आप वो देख रहे हैं जो दुनिया जिसको टीवी पर देख रही है, दुनिया जिसको वर्चुअली देख रहे हैं उसको आप वहां पर लाइव देख पा रहे हैं।
इस एरो शो के बाद दुश्मनों को क्या मैसेज जाता है सुमित, और क्या ताकत है इस एरो शो की, बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, रश करने की जरूरत नहीं गौरव, आप भी इसको वर्चुअली देख सकते हैं वहीं से बैठे हुए। और यही वजह है कि जब कोरोना के समय जब पूरी दुनिया इससे लड़ रही है तो भारत ने एरो इंडिया हाइब्रिड किया, और यानी वर्चुअली बैठे देश के दुनिया के किसी कोने में हर शख्स देख सकता है। और मेरे सबसे पीछे की तस्वीर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, तेजस यानी लाइमलाइट में, यानी आज जो सबसे ज्यादा बातचीत का विषय है वो तेजस विमान हमारे ठीक पीछे। और ये इसलिए गौरव क्योंकि न बिल्कुल आज का हीरो नहीं, सदियों तक हीरो रहेगा गौरव, और इसलिए हीरो रहेगा क्योंकि आने वाले वक्त में तेजस जो है वो कई रोल्स में आपको नजर आएगा। तेजस को हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कई ऐसी तकनीक है जिसको आज हम रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे कैट यानी कॉम्बैट एयर ट्रिमिंग सिस्टम जो है डेवलप किया गया है, जिसका मकसद है कि तेजस को भी ओमनी रोल बनाना, यानी जिस तरीके का रफल है उसी तरीके का बनाना, यानी ये कई ड्रोन्स को, कई बड़े आर्म ड्रोन्स को, अनमैन ड्रोन्स को लगातार कंट्रोल कर सकता है। और तेजस के 83 तेजस का सिग्नेचर किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आने वाले वक्त में इसके रोल को किस तरीके से एनहांस किया जाएगा, यही है भारत की क्षमताएं। कई कंट्रीज, खासतौर पर चाहे मलेशिया हो चाहे गल्फ की कई कंट्रीज हो, लगातार इसको खरीदने की इच्छुकता जाहिर कर चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जो दुनिया भर के अंदर बड़ा आर्म सप्लायर है, या फिर आप कह सकते हैं कि इक्विपमेंट देता है, उसके ट्रेनर्स के लिए भी तेजस को पिच किया गया है। तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जिससे दुनिया भर हथियार खरीदती है, दुनिया भर के देश हथियार खरीदते हैं, वो हमारे तेजस पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन आता हूं सुमित आपके पास, बड़ी खबर बता दूं, बेंगलुरु के आसमान में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देखने को मिली है। स्वदेशी तकनीक से बने विमानों और हेलीकॉप्टर्स का वहां पर प्रदर्शन किया गया है। जैसा कि सुमित बता रहे थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 83 नए स्वदेशी LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऑर्डर मिले हैं। वायु क्षेत्र में भारत के बढ़ते दबदबे को देखकर दुनिया हैरान है, और दुनिया भारत के साथ इस एयर डिफेंस सेक्टर में जुड़ना चाहती है। दुनिया की हर बड़ी रक्षा कंपनी मेक इन इंडिया से जुड़ने को बेताब है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में क्या कहा है, यह सुनिए। इंडिया टुडे ऑफर्स ए यूनिक अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। दिस अपॉर्चुनिटी कम्स एज ए संगम of rising demand, greater innovation. Domestic manufacturing of bigger and complex defense platforms has now become the focus of our policy under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. तो देखिए यहां पर रक्षा मंत्री साहब बताते हुए कि एरो शो में किस तरह से कई चीजों का संगम किया गया है, जिसमें डिफेंस सेक्टर का दम आप देख सकते हैं, जिसमें भारत की रक्षा ताकत को देख सकते हैं, भारत किस तरह से रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपने घर में ही रक्षा उपकरणों को बनाने के मामले में, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन जल्दी से एरो शो में कौन कौन से फाइटर्स है बिग वॉल पे आपको दिखाते हैं। एरो शो में ये फाइटर्स जो देखने को मिल रहे हैं, तेजस जो कि जिसका बता रहे थे सुमित, आज का ही नहीं बल्कि सदियों तक जो हीरो रहने वाला है, आसमान का जो शिकारी जिसको आप कह सकते हैं, तेजस आपके सामने जो कि 60% करीब भारत में ही बना हुआ है। सुखोई 30 MKI बहुत मारक विमान है जो ये रूस का है, और ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। LCA ट्रेनर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनर 2 सीटर विमान, ये आप देख सकते हैं एरो शो में जो दिखाया गया। STT-40 जिसको आप देख सकते हैं, एक और हेलीकॉप्टर, इसका प्रदर्शन किया गया। इसके बाद IJT को आप देख सकते हैं जिसका प्रदर्शन किया गया आज एरो शो में। फिक्स विंग रोटरी विंग एयरक्राफ्ट को आज प्रदर्शन किया गया, आप देख सकते हैं। और ये सब या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या भारत में बनाए गए हैं, और कह सकते हैं इंडिजिनस हैं। एडवांस्ड हॉक MK-132 को आप देख सकते हैं। इसके अलावा एरो शो में और कौन कौन से फाइटर्स आएंगे, सिविल डॉर्नियर 228, इसको भी एरो शो में प्रदर्शित किया जा रहा है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव HAL ने बनाया है, बहुत शानदार है, युद्ध के मैदान में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है ये। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का जो बनाया गया है DRDO की तरफ से, HAL की तरफ से, और ये भी बहुत अहम है। आइए आपको जल्दी से बताते हैं और आसमान में कैसे भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, कैसे ये जो एयरक्राफ्ट हमने आपको दिखाए, लेकिन कैसे सरकार पॉलिसी लेवल पर भी लगातार इसको मजबूत कर रही है, ये आप समझिए। पहली बार डिफेंस सेक्टर में 74% तक FDI का रास्ता खोला जा रहा है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, लंबे वक्त तक रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की इजाजत नहीं थी। HAL में LCA प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हुआ है
दुर्भाग्य से दशकों तक इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि कई देश इस वजह से आगे निकल गए और अब दुनिया की हर बड़ी रक्षा कंपनी मेक इन इंडिया के तहत भारत में हथियारों का निर्माण करना चाहती है। और अमेरिकी बोइंग कंपनी भारत में F-15EX फाइटर जेट बनाना चाहती है। एयरबस टाटा के साथ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार करना चाहती है। और ये सारी चीजें जो यहां होंगी उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मैं अनिल सर आपके पास आता हूं। अनिल सर, देखिए, हमने बताया कैसे यहां पर भारत के स्वदेशी विमान किस तरह से दुनिया भर को आकर्षित कर रहे हैं और भारत की पॉलिसी भी लगातार हम बता रहे हैं कैसे सरकार भी उसको सपोर्ट कर रही है। क्या ये माने कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके का जो ये रोल है बहुत अहम है और मेक इन इंडिया के तहत एक दिन ये आने वाला है कि अभी तो हम 1-2 विमानों की बात कर रहे हैं, बहुत जल्द न केवल हम बहुत सारे यहाँ पे बनाएंगे भी, बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बहुत सारे एम्युनिशन, बहुत सारे इक्विपमेंट, बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पुराना सवाल जो था कि LCO और पाकिस्तान के JF-17 थंडर में क्या डिफरेंसेस हैं। मैं बताना चाहता हूं कि LCA एक एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर है, JF-17 एक एयरक्राफ्ट ऑफ येस्टरडे है और बिल्कुल फर्क है। बेस्ट रेडार है, हम ऐसा रेडार बना रहे हैं इजराइल के साथ मिलके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है और इंडिया में उसका देखिए उसके अंदर हर तरह की मिसाइल लगी है, A to air है, A to ground है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, सिंगल देश ने बनाया है, जबकि JF-17 हैज बीन मेड बाय चाइना एंड देन गिवन टू पाकिस्तान ओनली फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, वो हर रोज नई नई पॉलिसी निकल रही हैं, जैसे वो FDI 74% हो गया है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हर, चाहे वो अमेरिका से टेक्नोलॉजी आ रही हैं, अमेरिकन ने F-16 यानी कि जो F-21 जिसको कहा जाता है उसका विंग इंडिया पे बना रहे हैं। तरह तरह के हेलीकॉप्टर्स की कैबिन स्टार्टअप्स ने इंडिया में बताई है और हमने ये भी बताया कि कैसे दुनिया भर के देश अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, अमेरिका तक इंटरेस्ट ले रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर अमेरिका, वो अगर भारत के बने हेलीकॉप्टर्स में या भारत के बने एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट ले रहा है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जल्दी से भारत कैसे बनेगा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर, ये बताते हैं आपको, और ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, ये आपको बिग वॉल पे दिखाते हैं कैसे भारत अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। 2015-19 के बीच सऊदी अरब के बाद भारत रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश था, सबसे बड़ा आयातक देश था और यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा बजट इस पे खर्च होता है। रक्षा बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा सुरक्षा से जुड़े सामान खरीदने में खर्च हो जाता है और इसको लेकर लगातार बात कही जा रही है कि कैसे भारत अपने लेवल पर क्यों नहीं बना सकता ये चीजें। स्वदेशी पर जोर के लिए सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन लगा दिया है, वो इसलिए ताकि भारत में बने और भारत में खरीदे जाएं। ये आयात बैन 2020 से लेकर 2024 के बीच लागू करने की योजना है सरकार की। सरकार ने करीब 52,000 करोड़ रुपए का बजट घरेलू उत्पादों को खरीदने के लिए रखा है। इससे मेक इन इंडिया न केवल बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा मिलेगा, कितना रोजगार पैदा होगा देश में, सोचिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 2020-21 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र को मिलने वाला बजट 6% बढ़ाया गया, 6% बढ़ाया गया है। 2019-20 के 3,18,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,37,000 करोड़ बजट को किया गया है, रक्षा बजट को। एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, सूर्य किरण और सारंग ने एक साथ दम दिखाया आज एरो शो में। अभी तक दोनों टीम अलग अलग एरोबेटिक करती थी, लेकिन इस एरो शो में हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग डिस्प्ले फ्लाइट एक साथ देखने को मिली है। यह बता रहा है प्रिसिशन, यह बता रहा है किस तरह से भारत की जो एयर डिफेंस ताकत है, भारत किस तरह से बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। ध्रुव को परफेक्शन देखिए आप, ध्रुव को एरोबेटिक टीम में कन्वर्ट किया गया है और उसके बाद किस तरह से ये सूर्य किरण और सारंग ने एक साथ दम दिखाया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एरो इंडिया शो में भारत की आसमानी क्षमता क्या है, एयर डिस्प्ले में कौन कौन से फाइटर शामिल हैं, अब इस रिपोर्ट में देखिए। एरो इंडिया 2021 में दो महत्वपूर्ण चीज़ें, यानी पहली है आपका एयर डिस्प्ले जो लगातार यहाँ पर किया गया, और दूसरा है ये स्टैटिक डिस्प्ले। यानी जहाँ पर सारे भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर यानी जितने कॉम्बैट रोल में एयरक्राफ्ट्स हैं, इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं, सबको स्टैटिक डिस्प्ले में दिखाया गया है ताकि भारत की क्षमताओं को दुनिया देख सके। शुरुआत
डकोटा से। अगर आप इधर पीछे देखें तो भारत का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट जो है डकोटा, यानी 1947 में और कई जंगों के अंदर इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है डकोटा का, और एक विंटेज एयरक्राफ्ट है। और शुरुआत इस डकोटा से, इस बार रिपब्लिक डे में पहली बार डकोटा को शामिल किया गया था, और उसके बाद सीधा रफाल विमान यानी फॉरवर्ड मोस्ट या फिर एडवांस मोस्ट एयरक्राफ्ट और दूसरा विंटेज एयरक्राफ्ट। और इसके बाद स्टैटिक डिस्प्ले के अंदर आपको सभी वो विमान नजर आ जाएंगे जिसमें आपका मिराज 2000 भी शामिल है। और अगर आप देखें मिराज 2000 यानी आप फ्रांस से दोनों रफेल और मिराज दोनों फ्रांस से लिए गए हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए भारत की नई उम्मीद या नई ऊंचाई का नज़ारा आपको तेजस भी नजर आ जाएगा। ये कुछ स्टैटिक डिस्प्ले हैं जिसमें कई विमानों को, भारत के सारे फॉरवर्ड मोस्ट एयरक्राफ्ट्स को खड़ा किया गया है, और मकसद है कि भारत की क्षमताओं को दुनिया देख सके। और मैं सीधे जावेद गफ्फारी के पास आऊंगा। जावेद गफ्फारी से बात अधूरी रह गई थी। जावेद गफ्फारी बताइए क्या कह रहे थे हम तो यही पूछ रहे थे ना आपकी, भारत के साथ अगर अमेरिका अब इंटरेस्ट दिखा रहा है भारत के एयरक्राफ्ट्स में, अगर 55 से ज्यादा देश यहां पर आ रहे हैं, 4 से 5 देशों के रक्षा मंत्री इस एग्जीबिशन में शामिल हो रहे हैं, तो कुछ तो होगा जिसको प्रेज करना आपको भी चाहिए, बजाय इसके कि बस एक रट लगा के बैठे हैं आप अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। यानी कि आपको बुरा लगा अभिनंदन का जिक्र हो, तो आपका हीरो है। बुरा तो आपको लगा, आपको 24 घंटे के अंदर वापस करना पड़ा, वो तो दुनिया ने देखा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। बालाकोट में क्या हुआ वो सबने देखा, उरी के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में किस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, सबने देखा। 27 फरवरी को क्या हुआ वो भी सबने देखा। MiG-21 दो आए, दोनों गायब हो गए, वो किसी ने नहीं देखा। उसके अभिनंदन आए, वो सब जो हुआ नहीं उसको कोई देखेगा कैसे, जो हुआ नहीं उसको कोई देखेगा कैसे जावेद गफ्फारी। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दीजिए, छोड़िए अभी डिफेंस की बात बाद में करते हैं, डिफेंस में तो कहीं आप है ही नहीं। मुझे बताइए यूनाइटेड नेशन ने क्यों अपने एम्प्लॉयज को कहा कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किसी भी एयरलाइन में सफर ना करो, क्यों कहा बताइए? पाकिस्तान के अंदर भी ना करो। डोनाल्ड ट्रंप थे ना उस वक्त सदर, उन्होंने जो भी बातें की वो तो फिर सबको कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया जैसा डर्टी मुल्क कोई नहीं है पूरी दुनिया में। कमर्शियल फ्लाइट उड़ा नहीं पा रहे, आप कमर्शियल फ्लाइट उड़ा नहीं पा रहे। पाकिस्तान के पायलट्स फर्जी लाइसेंस लेकर वहां पर विमान उड़ा रहे हैं, और आप डिफेंस में बराबरी की बात करते हैं। वाजपेयी जी क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरा विश्व जो है हमारी वायुसेना का, एयरफोर्स का लोहा मानती है। चाहे सन 47 में डकोटा ने जो अपनी करतब दिखाए, और उसके बाद सन 65 में नेट्स ने जो उनके सेबर्स को मार गिराया, फिर इसके बाद 71 में कारगिल में, और उसके बाद अभी जैसा आपने बताया कि बालाकोट में जिस प्रकार से हम लोगों ने उनको समूल नष्ट किया, उनके विध्वंस कर दिए, उनके जितने ट्रेनिंग सेंटर थे, ये तो सबको पूरे विश्व को मालूम है, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि आज जो है वो आत्मनिर्भरता में इसलिए है कि हम जब भी अपने कोई नए वेपन डेवलप करेंगे तो उनको हम इंटीग्रेट कर सकेंगे अपने आप ही स्वयं। अभी तक हम निर्भर करते थे जो देश हमें जहाज बेचता था, जिसको हम प्रोड्यूस भी करते थे यहाँ पे अंडर लाइसेंस। मैं यही सवाल दे लेता हूँ सुमित, मैं आपके पास आऊंगा, समय बहुत कम है, मैं आता हूँ आपके पास। जावेद गफ्फारी, पाकिस्तान का कौन सा एयरक्राफ्ट है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी मिसाइल है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कौन सा ऐसा देश है जो आपसे खरीदना चाहता है, बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। इसके साथ मैं अमेरिका के साथ मिलकर प्रोडक्शन किया, चाइना के साथ मिलकर प्रोडक्शन किया, हमारे दोनों के साथ है। अभी आप लोगों ने खुद माना इस बात को। पराक्रम है K8, उसकी आप जरा देखें, और इसके बाद तेजर को देखें। आप हमारा सुमित हंस रहे हैं, सुमित हंस क्यों रहे हो आप? सुमित हंस क्यों रहे हो? 10 सेकंड में सुमित क्यों हंस रहे हो आप? सुमित को गौरव, ये तो सबसे कमाल की बात है कि ये प्रोडक्शन करते हैं चाइना के साथ में। एक ही प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान में, वो है आतंकवाद की प्रोडक्शन। दुनिया जानती है कि किस चीज प्रोडक्शन के लिए पाकिस्तान जाना जाता है, और ये बात सुनकर हंसी आएगी कि आज तक आप गौरव, आप समय खत्म हो गया, आपने एक लाइन में सब बता दिया कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं और भारत क्या प्रोड्यूस करता है, और किस लिए इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो ये प्रोड्यूस करते हैं, जिस आतंकवाद का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत घर में घुसकर मारता है और घर में घुसकर मारना जानता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जावेद गफ्फारी, स्पेशली आपका बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर, बेंगलुरु एरो शो में घातक बॉम्बर B-1B का प्रदर्शन देखने को मिला है, जो कि एक साथ कई परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने में सक्षम है। पल भर में हजारों किलोमीटर इलाके को तबाह करने की क्षमता रखता है। मैंने तो बहुत कम बताया था, इसका मतलब हजारों किलोमीटर।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।